एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीलिट सेकेंड सेमेस्टर का पेपर इंग्लिश के जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके वेरी आंसर टाइप क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूँ, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कराने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं कि 2019 में किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये एक निगेटिव सेंटेंस है। अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता कि ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर नेवर दिया गया है और नेवर एक क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यानी नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, नहीं आ गया ना, तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले आपके सेंटेंस होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। क्या हुआ? वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या वह कभी मेरी दयालुता को भूलेगा? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर, चलिए आपको बता देते हैं कैसे लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे विल ही, नेवर का एवर हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ना कि निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, और आपको पता है हमेशा वर्ब से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए हमें वर्ब से शुरू करते हैं। तो विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, और आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो भी आपका नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हैं जिनको आपको क्या करना है, सही करना है, और ये सेंटेंस आपके गलत लिखे हैं। तो पहला सेंटेंस है, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर येस्टरडे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सेंटेंस आपके जो करेक्ट करने वाले आते हैं, ये आपके समझ लीजिए कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके कवर होंगे। अगर वही आ जाते हैं आपके सेंटेंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए हैं तब तो बेटर है, और अगर नहीं दिए हैं तो इसमें आपके ये जो 2 नंबर होते हैं ये कटने के चांस रहते हैं। बहुत कम ही लोग इसको करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जो इंग्लिश में मास्टर माइंड होते हैं ना, वो आराम से कर लेते हैं। लेकिन जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक होती है तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है करेक्ट करने वाला। ठीक है, मैं एकदम साफ साफ बोल रही हूँ, ये नहीं कि हाँ आप कर ले जाओगे, आप 30 मार्क खाओ या कुछ भी, ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है कि मतलब अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश वीक है तो करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि अगर आपका गोल्डन चांस हुआ, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही रिपीट कर गया तो फिर बेटर है, और अगर इधर उधर से आता है तो इसमें बहुत कम ही चांस रहते हैं कि आपका सही, और सही भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इस बहुत ईजी भी आते हैं, आप आराम से सही कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर येस्टरडे। ठीक है, हमने कल इस मामले पर चर्चा की, यहाँ पर ये बात की गई, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस गलत है। कभी भी डिस्कस के बाद अबाउट, ही डिस्कस अबाउट नहीं होगा। ठीक है, अबाउट नहीं होगा, ये अबाउट जो यहाँ पर दिया गया ये गलत है। तो हमें कैसे लिखना है? हमें लिखना है वी डिस्कस द मैटर येस्टरडे। ठीक है, हमें इस तरीके से लिखना है। चलिए देख लीजिए, हमें इस तरीके से लिखना है, वी डिस्कस द मैटर येस्टरडे, अबाउट नहीं यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि जॉन इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। ठीक है, तो हमेशा याद करिएगा टायर्ड जो आपका है, टायर्ड के बाद इन नहीं आता है। ठीक है, टायर्ड के बाद क्या आता है, ऑफ लगता है। तो जॉन इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। टायर्ड के बाद इन नहीं, ऑफ लगता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, डिफाइन एडजेक्टिव विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है, ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था, और बैक पेपर में ये सारे बैक पेपर ही हैं। ठीक है, तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एडजेक्टिव यानी विशेषण किसे कहते हैं, आपको इसे उदाहरण सहित बताना है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, चलिए मैंने आपको उस बार भी बताया था, नहीं एडजेक्टिव नहीं, वहाँ पर हाँ दूसरी आए थे, एडजेक्टिव रिपीट नहीं किया है, फिर अभी दिया है।
any word which describe the quality and quantity of a noun or pronoun is called adjective। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जल्दी से बताइए कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं। यानी कोई भी शब्द जो संज्ञा के गुण और उसकी मात्रा को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर आते हैं। ठीक, कोई भी वर्ड जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनका गुण बताते हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी बताते हैं, उनकी मात्रा बताते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, यानी कि एक लड़की है, यानी गर्ल्स है, कोई गर्ल है, आपने कहा शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी आपने उस लड़की की विशेषता बताई कि वो क्या है, वो सुंदर है। ठीक है, शी इज़ अ ब्रेव बॉय, ठीक है, वो एक साहसी लड़का है। ठीक है, इस तरीके से सी इज़ अ हॉनेस्ट गर्ल, ठीक है, सी इज़ अ वेरी स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ की, मतलब किसी भी लड़की की या किसी भी वस्तु की, किसी भी, यानी कि यहाँ पर किसी भी नाउन प्रोनाउन की आप क्या करते हो, विशेषता बताते हो कि वो कैसा है, उसके गुण बताते हो, उसके दोष बताते हो, उसकी क्वांटिटी बताते हो कि कितना है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका एकदम कहते नहीं कि गोल्डन चांस जो होता है, एकदम बढ़िया गोल्डन चांस आपके जो होते हैं। अब ये कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, ये सबसे इजी होता है भाई। और ये भी, ये नाउन एडजेक्टिव इन सब की जो डेफिनेशन है ये तो आपको अच्छे से याद ही होंगी। नहीं याद है तो मैं डेली आपको करा रही हूँ, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और ये नोट करने के लिए आपको इसका जो ये मैंने PDF जो बनाया है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक जो है वो दे दूंगी, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको मन भी नहीं है आपका लिखने का, मान लो आपका मन नहीं है, आप अदर वर्क्स में भी बिजी रहते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उस PDF से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर किसकी स्पेलिंग दी है, बिलीव। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, बिलीव कहा जा रहा है। और यहाँ पर सेकेंड स्पेलिंग जो है वो है क्या होता है, स्ट्राइक भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं और स्ट्रोक भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। चलिए, तो बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, BELEIVE, बिलीव। ठीक है, और हम स्ट्रोक भी लिख सकते हैं, स्ट्राइक भी लिख सकते हैं। तो STROKE स्ट्रोक और STRKE स्ट्राइक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 16। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है, किस लिए, अपनी बहन की, जो आपकी बहन की शादी है, उस शादी में अटेंड करने के लिए, आप अपने उस शादी में आमंत्रित करने के लिए आप अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखिए, ये बात कही गई है। तो चलिए, लिखने में क्या चाहता है, ठीक है, मेरा ही तो दोस्त है, मैं लिख देती हूँ। तो लेटर लिखती हूँ, तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं कि कहाँ से ये लेटर जा रहा है, मतलब हम कहाँ रहते हैं, उस सिटीज़ का नाम या सिटी का नाम, डेट यानी किस डेट में मैंने ये लेटर लिखा। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं, डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई होप यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा ही कर रहे होगे। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर दिस जॉय विथ यू, मैं इस खुशी को आपके साथ बांटने के लिए एक लेटर लिख रही हूँ या एक लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर मैरिज सेरेमनी इज़ फिक्स्ड, मुझे क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि मेरी बहन जो है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की शादी क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, तय हो गई। यहाँ पर होगा आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर मैरिज सेरेमनी इज़ फिक्स्ड, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो बहन की शादी है वो क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, तय हो गई है। ठीक है, चलिए, द वेडिंग इज़ ऑन September 5, यानी 5 सितंबर, यहाँ पर September 5 भी लिख सकते हो, 5 सितंबर 2023। ठीक है, मेरी बहन की जो शादी है वो 5 सितंबर 2023 को है। ठीक है, आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन द सेरेमनी विद योर फैमिली,
ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको या तुमको अपने परिवार के साथ इस समारोह में सेरेमनी मतलब समारोह, इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ, इनवाइट करती हूँ। ठीक है, मस्ट कम एटलीस्ट 5 days बिफोर द मैरिज। देखो, शादी से कम 5 दिन पहले तो आना ही चाहिए तुम्हें। ठीक है, ऐसे बोलते हो ना कि देखो भाई मेरी बहन की शादी है, 5 दिन पहले आना है तुम्हें। ठीक है, I have also invited some other friends, but I want you present in the wedding ceremony. क्या कह रहा है कि मैंने कुछ और दोस्तों को भी इनवाइट किया है, लेकिन मुझे इस समारोह में तुम्हारी प्रेजेंस यानी तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। मतलब मैंने सारे दोस्तों को इनवाइट किया, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इसलिए तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। भाई तुम्हारी यहाँ मेरे यहाँ मेरी बहन की शादी में आना ज़रूरी है, तुम्हारी उपस्थिति ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, आप लोगों का भी बेस्ट फ्रेंड होता है या आप लोगों की बेस्ट फ्रेंड होती है। ठीक है, तो कोई बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, जिनमें से एक आपका कुछ ऐसा बेस्ट फ्रेंड होता है जो आपका बहुत ही क्लोज होता है और आप सोचते हो कि वो मेरे घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी आप सेरेमनी हो तो वो ज़रूर हमारे यहाँ आए, है ना। तो ऐसे ही ये भी बोल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नो एक्सक्यूज़ फ्रॉम योर साइड विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, क्या कह रही है कि तुम्हारी तरफ से कोई बहाना मैं स्वीकार नहीं करूंगी, यानी कि तुम कोई बहाने नहीं बना सकती, तुम्हें आना है तो आना है, तुम्हारी तरफ से कोई बहाना मैं स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, अगला है आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे एंड सो डू यू। ठीक है, क्या कह रहा है या क्या कह रही है कि मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ, प्लीज़ बी श्योर टू कम, कि तुम्हें आना ज़रूरी है, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कन्वे माई रिगार्डेड टू योर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को मेरी तरफ से आभार देना, मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। ठीक है, और योर लविंग, तुम्हारी प्रिय XYZ जो भी है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारी ये एप्लीकेशन जो हुई कंप्लीट हुई। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट स्पीच दी हैं इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे जितने भी प्रशिक्षु जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो पक्का आराम से फटाक से करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी भी है और टफ भी होता तो भी कर लेते, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस कराई थी, वो भी लाइव क्लासेस में। ठीक है, चलिए ही सेड आई एम हंग्री। क्या कह रहा है कि ही सेड आई एम हंग्री, उसने कहा कि मैं क्या हूँ, कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं भूखा हूँ, उसने क्या कहा कि मैं भूखा हूँ। ठीक है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही सेड का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करके दिखा देते हैं, वहाँ पर स्पेस भी नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो आप यहीं से सीख लीजिए। तो हम लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर ही सेड है तो हम यहाँ पर ही सेड ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता मैंने बताया था तो उसको हम वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है, अगर सेज होता तो सेज उतार देते, सेड है तो सेड उतारेंगे। तो ही सेड, और जो कॉमास होते हैं उन जो आपका ये जो कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर हम लिखते हैं दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो हम दैट का यूज़ करेंगे। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, यानी वो कह रहा है कि वो भूखा था। ठीक है, और जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, वो कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो कह रहा था कि वो भूखा था। ठीक है, तो ही सेड दैट, ही हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो पर्सन है वो है ही। ठीक है, तो हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, उसके अलावा कोई पर्सन भी नहीं है। ठीक है, तो ही वॉज हंग्री क्या हो जाएगा, ही वॉज, एम का हो जाएगा वॉज, ही वॉज हंग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो डायरेक्ट स्पीच है वो है राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड। ठीक है, क्या कह रहा है, राजू ने कहा कि रमेश खाना खा रहा है।
ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, राजू सेड, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे। तो राजू सेड और इन्वर्टेड कॉमा को जो खोलते हैं तो दैट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हैज़ का क्या हो जाएगा, हैज़ को जब हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हैज़ का हो जाता है हैड, ठीक है। और कैसे क्या कन्वर्ट करना है हमने आपको इसका जो ग्राफ है, इसका जो चार्ट है वो पूरा बताया है, ठीक है। हैज़ को हमेशा हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हैड में, ठीक है। तो हैड बीन ईटिंग फूड, यानी हैज़ बीन को हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो राजू सेड दैट रमेश हैड बीन ईटिंग फूड, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपका क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। राइट 4 सेंटेंसेस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी ये जो 2 टॉपिक्स आपको दिए हैं, एक पोल्यूशन यानी प्रदूषण का टॉपिक्स दिया है और एक द वैल्यू ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उसकी वैल्यू है, इसके बारे में दिया गया है। तो इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को आपको चूज़ करना है, या तो आप पोल्यूशन पे लिखो या फिर आप तो द वैल्यू ऑफ हेल्थ पे, और दोनों में एक चूज़ करना है और सिर्फ 4 लाइन लिखनी है, यानी 4 पैराग्राफ्स आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए, यानी 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो चलिए, हमने दोनों लिख दिए हैं, आपको जो आपको अच्छा लगे आप वो लिखेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक लिखना है। यहाँ पर मैंने 2 लिखे इसलिए आपको बताने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको एक ही लिखना है, आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने 2 लिखे थे मुझे भी 2 यहाँ लिखने हैं, ठीक है। नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि 1 आपको चूज़ करना है इन दोनों टॉपिक्स पे, तो आपको 1 लिखना है, ठीक है। चलिए, तो पोल्यूशन पे यानी प्रदूषण पे हम लिखते हैं। तो द वर्ड पोल्यूशन वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोल्यूशन विच मीन्स टू मेक डर्टी, ठीक है। क्या कहा गया है कि जो प्रदूषण शब्द है ये लैटिन शब्द का शब्द है, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गंदा बनाना, ठीक है। किसको, हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट है पोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इन्वायरमेंट पोल्यूट द वाटर एंड एयर बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रदूषण है यानी पोल्यूशन यानी प्रदूषण जो है ये क्या करता है, इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इन्वायरमेंट या पर्यावरण को हानिकारक पदार्थों को जोड़कर पानी और हवा यानी वाटर एंड द एयर, पानी और हवा को प्रदूषित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड करता है, यानी प्रदूषण जो है पर्यावरण को हानिकारक पदार्थों से जोड़कर, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं इससे जोड़कर क्या करता है, पानी और हवा को प्रदूषित करने की ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है पोल्यूशन कॉज एन इम्बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। प्रदूषण जो होता है ये क्या करता है, ये पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है, ठीक है। यानी ये हमारे जो पर्यावरण होते हैं उसको संतुलित ना करके उसको असंतुलित करने का एक कारण बनता है। वो हमारे जो पर्यावरण है उसको क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्रदूषित करता है, खराब बनाता है, गंदा बना देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है दिस इम्बैलेंस थ्रेटन्ड द वेरी सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म द लाइफ, ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक, ये क्या करता है, इस संतुलन से जीवन के जितने भी रूप होते हैं, जीवन के सभी रूपों को ये क्या करते हैं, सभी रूपों के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, और आपको जो भी अच्छे लगे आप वो लिख सकते हो। 4 पॉइंट्स थे, मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए। द वैल्यू ऑफ हेल्थ, ठीक है, अगर मन हो आपका तो आप द वैल्यू ऑफ हेल्थ में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात, सबसे पहला अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा, हेल्थ इज़ गॉड्स गिफ्ट टू अस, ठीक है। स्वास्थ्य जो होता है, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हमें भगवान का दिया गया उपहार है, ठीक है, गॉड का दिया गया एक क्या है, गिफ्ट है, गॉड द्वारा दिया गया क्या है, गिफ्ट है। सेकेंड पॉइंट है हेल्थ रिफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। स्वास्थ्य जो होता है वो स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को क्या करता है, रिफर्स करता है, संदर्भित करता है, ठीक है। चलिए, और क्या है, अगला पॉइंट है टू स्टे हेल्दी इज़ नॉट अ ऑप्शन बट अ नेसेसिटी टू लाइव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। ये एक विकल्प नहीं है बल्कि ये क्या है, सुखी जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत नेसेसिटी है, ठीक है। चलिए,
अगला है द बेसिक लॉ ऑफ गुड हेल्थ आर रिलेटेड टू द फूड वी ईट, द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज वी डू, आवर क्लीननेस, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ये क्या करता है, ये जो हमारी जो हेल्थ है, एक अच्छा जो स्वास्थ्य है, अच्छे स्वास्थ्य के जो बुनियादी नियम जो होते हैं, द बेसिक लॉ ऑफ गुड हेल्थ, यहाँ पर कहा गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के बेसिक लॉस यानी जो बुनियादी नियम जो होते हैं, जो बेसिक्स नियम जो होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, फूड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, खाने से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे जो क्या करते हैं, हम खाते हैं, तो जो भी खाते हैं, ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये शारीरिक व्यायाम की जो मात्रा होती है, यानी फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम की जो मात्रा होती है, वी डू हम जो काम करते हैं या हम जो विश्राम करते हैं, रेस्ट यानी विश्राम करते हैं, हम स्वच्छ जो रहते हैं, ठीक है, हम रिलैक्सेशन फील करते हैं, ये उन सभी में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। आप मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती है, मैं अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताती ही हूँ। अब अगला एक हमारे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने बोला था मैम एक साथ करा दीजिए। देखिए मैं ऑलरेडी 2016, 2017, ठीक है, और ये आपका है 2019, ठीक है, तो इतने सारे मैं ऑलरेडी पेपर करा चुकी। अब एक साथ क्या कराऊंगी, अब 2 ही पेपर बचे मेरे पास, सिर्फ 2 ही पेपर बचे हुए हैं। ठीक है, उनको मैं करा दूंगी, उसके बाद आप लोगों को क्या बोलते हैं, धीरे धीरे सभी के आपके प्रश्न पत्र करा दूंगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आप पढ़ें और दूसरों को भी लाभ दें। इसके साथ साथ अभी भी अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सिर्फ 1 मंथ आपके पास है, 1 से 1 यानी कि आपसे 1-1.5 महीना बचा हुआ है। ठीक है, आपके पेपर तो जैन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैन में किसी भी वीक हो सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।